दोस्तों अब मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की टिप्स बताना चाहूंगा। और फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलाकर आप जानते हो कि आपके स्टेट एनटीएससी में नियरली यू विल गेट 26 क्वेश्चंस ऑन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 13 ईच। और इन 13 चैप्टर्स के लिए आपको, इन 13 क्वेश्चंस के लिए आपको नियरली 10 to 11 चैप्टर्स पढ़ना होते हैं, बोथ इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, तो बेसिकली सबसे अच्छी बात यह है कि फिजिक्स केमिस्ट्री का जो लेवल मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में आता है वो बड़ा मॉडरेट किस्म का होता है। और अगर आप विद इन 40 डेज, जो नेक्स्ट 40 डेज हैं आपके पास, जो अब क्रूशियल टाइम बचा हुआ है, उसमें अगर आप बहुत सिस्टमैटिकली फिजिक्स और केमिस्ट्री को प्रिपेयर करते हो तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आउट ऑफ 26 क्वेश्चन आप इजीली 23 प्लस का स्कोर ला सकते हैं, और वो आपके चांसेस एनटीएससी क्रैक करने के बहुत अच्छे से बढ़ा देगा इन मोस्ट ऑफ द स्टेट। थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स और आप 26 आउट ऑफ 26 भी ला सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। हाय फ्रेंड्स, if you think that you want to crack IIT JEE, my one point very strong suggestion is forget everything. Just watch one video, eye opener for IIT JEE aspirant on this same YouTube channel, and believe me, you will be grateful to me for the entire life. So just go and watch eye opener for IIT JEE. तो हम लोग पहले स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जैसा अभी जो विपिन सर ने एक वंडरफुल टेक्निक आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस की है, वो आपको केमिस्ट्री में भी अप्लाई करनी है। आगे हम लोग अगर केमिस्ट्री स्पेसिफिक बात करें दोस्तों, तो अच्छी बात केमिस्ट्री के पेपर में यह है कि नियरली 70 to 80% क्वेश्चंस, यानी 13 में से ऑलमोस्ट 9 क्वेश्चंस, 8 to 9 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 10th क्लास सिलेबस से। और कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो हाईली रिपीटेटिंग है, हाईली रिपीटेटिंग। कई बार तो ऐसा हुआ है सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सेम स्टेट में 2 बार भी आया हुआ है एक ही पेपर में, तो हाईली रिपीटेटिंग है। तो आप 70-80% क्वेश्चन आते हैं दोस्तों 10th क्लास से। ये मैं आपको इवन क्रैश कोर्स के लेक्चर्स में भी मैंने स्टूडेंट्स को बताया हुआ है, और ये मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जैसे मान लीजिए एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट, ये चैप्टर आपको एनसीईआरटी में भी है, और एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट ये चैप्टर आपको आपके स्टेट बोर्ड की बुक्स में भी है। तो आपको एनसीईआरटी से भी पढ़ना है और स्टेट बोर्ड की बुक से भी पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दोस्तों। एग्जाम्पल यहां पर देखिए, राजस्थान टेक्स्ट बुक का एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, उन्होंने यूजेस ऑफ आइसोटोप्स दिए हुए हैं, ठीक है, और उसमें कोबाल्ट 60 का ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में दिया हुआ है। ये 12th के एनसीईआरटी में भी है खैर, पर राजस्थान में 10th में है। और आप देखिए उन्होंने 2018 में एग्जैक्टली वही सवाल बनाया कि कैंसर डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा हम लोग यूज करते हैं आइसोटोप। अगर आपने ये पढ़ रखा है तो आप कोबाल्ट 60 को डायरेक्ट टिक करेंगे, विद इन 5 सेकेंड्स आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसकी इंटरेस्टिंग कहानी तो ये है कि वन ऑफ आवर स्टूडेंट मुकेश पारिक, ऑल इंडिया रैंक 3 2015, अ गुरुकुलम स्टूडेंट, सिर्फ इस पर्टिकुलर फैक्ट को उस समय वो मिस आउट कर गया। इस कारण से उसके फिजिक्स में, आईआईटी के पेपर में, टोटल फिजिक्स में उसके सिर्फ 4 मार्क्स कटे थे, उसमें से 2 मार्क्स इस क्वेश्चन के कारण थे। पर वो अलग बात है। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि जब एनसीईआरटी में भी वो चैप्टर दिया हुआ है और आपके स्टेट बोर्ड की बुक्स में भी है, तो आपको दोनों से पढ़ना है। एक बार स्टेट बोर्ड की रीडिंग जरूर मारिए, क्योंकि जो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं वो आपको स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक से डायरेक्टली मिलेंगे। तीसरा, केमिकल रिएक्शंस एनसीईआरटी प्लस स्टेट बोर्ड की बुक्स मिलाकर पढ़ लीजिए, दैट्स ऑल। उससे ज्यादा केमिकल रिएक्शंस हमें पढ़ना ही नहीं है, गॉट द आइडिया। लेकिन कार्बोनेट्स कंपाउंड, उसमें जो फंक्शनल ग्रुप की इंफॉर्मेशन है वो एनसीईआरटी लेवल से ज्यादा पढ़नी है हमें, ठीक है। तो ये कुछ बातों का हम लोग ध्यान रखेंगे। अगर मैं हाई वेटेज टॉपिक्स की बात करता हूं दोस्तों, तो कार्बोनेट्स कंपाउंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा है पढ़ने के लिए। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, स्टरीफिकेशन रिएक्शन हैज बीन अ वेरी कॉमन रिएक्शन जो अलग अलग स्टेट्स में पूछी जा चुकी है, एनटीएससी फेज 2 में भी आती है, आइसोमेरिज्म। फिर कुछ टॉपिक्स को मैंने बोल्ड किया हुआ है, वो पिछले 3 साल के पूरे मोर देन 30 पेपर्स को, जो अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में होते हैं भारत में एनटीएससी के, उन्हें बहुत डीपली एनालाइज किया,
अभी हम जब क्रैश कोर्स के लिए और हम जब एनटीएससी गुरु के लिए प्लान करते हैं, बहुत डेप्थ में एनालाइज किया है पिछले 3 साल के पेपर्स को, और मैंने ये पाया है कि रिएक्टिविटी सीरीज तो अपने को मुंह जबानी होनी चाहिए। रात को कोई 2 बजे भी अपने को भरी नींद से उठाकर पूछ ले कि रिएक्टिविटी सीरीज बोलो, तो अपने को फटाफट उसके एलिमेंट्स बोलते आ जाना चाहिए। वो आपको बहुत काम आती है। आप मान के चलिए कि आपके स्टेट के पेपर में भी रिएक्टिविटी सीरीज का यूज करते हुए क्वेश्चन डेफिनेटली मिल ही जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट हैज बीन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पे हालांकि इजी सवाल आते हैं, बहुत लेंदी सवाल नहीं आते, पर सवाल आते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज के यूज पे तो भयानक सवाल आएंगे, और इनफैक्ट रिएक्टिविटी सीरीज का नॉलेज आपको ऑप्शन इलिमिनेशन में बहुत हेल्प कर देता है। ये मैं अभी जब सवाल करवाता हूँ स्टूडेंट्स को क्रैश कोर्स में, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि केमिस्ट्री भी काफी लॉजिकली किया जा सकता है, सिर्फ याद होना जरूरी नहीं है, लॉजिकली आप ऑप्शंस इलिमिनेशन से भी कर सकते हो। देन रेडॉक्स रिएक्शंस, ये पिछले 3 साल में एक बहुत ही पॉपुलैरिटी इनकी बढ़ गई है। पूछते हैं आपसे रिएक्शन का टाइप कौन सा है, कौन रिड्यूस हुआ, कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इस तरह के क्वेश्चन भारत के सभी राज्यों में काफी पॉपुलर अभी रहे हैं। ठीक है, सो दीज आर लाइक सम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। कलर्स हमें याद होना चाहिए, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के ट्रेंड्स हमें याद होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों। अगर हम लोग आगे देखते हैं, दिल्ली में 90% क्वेश्चंस तकरीबन 10th से ही आते हैं। ठीक है, सो दिल्ली वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि आपको 10th की बोर्ड की बुक्स पे ज्यादा फोकस करना है। बिहार में तकरीबन 50% क्वेश्चन, और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर लेवल काफी अच्छा आता है पेपर का। 50% क्वेश्चन एडवांस लेवल को टच किए हुए हैं, लेकिन उन्हें भी बहुत लॉजिकली किया जा सकता है 10th के लेवल पर फिर भी मैं कहूंगा थोड़ा सा केमिकल काइनेटिक्स, हल्का सा, थोड़ा सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, और थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट डेप्थ में, इतना आप पढ़ के रखिए, वो आपको फायदा देगा। बिहार में, उड़ीसा में, हरियाणा में, वेस्ट बंगाल में, अगर आप इन स्टेट्स को बिलोंग करते हैं तो। महाराष्ट्र में आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी है, बढ़िया अपने स्टेट बोर्ड की बुक्स पढ़िए, और ये तो खैर सभी स्टेट्स के लिए ट्रू है, आपको फायदा मिलेगा। जैसे महाराष्ट्र की एक एग्जांपल है दोस्तों, अब आपको कितना भी अच्छा केमिस्ट्री आता हो, पर अगर आपने टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी है तो ये वाला क्वेश्चन आप कैसे करते? आप सोचिए, वो पूछ रहे हैं कि नेशनल केमिस्ट्री लेबोरेटरी पुणे में किस साल में बनाई गई। अब ये इतना डायरेक्ट फैक्चुअल किताब का सवाल है कि अगर मैंने ये नहीं पढ़ रखा है तो मैं कितना भी अच्छा केमिस्ट्री जानता होऊंगा, भले मैं आईआईटी में AIR 1 को केमिस्ट्री पढ़ा चुका होऊंगा, पर मैं इसका आंसर नहीं कर सकता। तो ऐसे जो महाराष्ट्र वाले हैं, तो जो अपने माहिती पूरक जो सवाल होते हैं ना, जिनके अपने को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उनकी इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अपने स्टेट बोर्ड की बुक्स पढ़िए दोस्तों। लेवल ऑफ केमिस्ट्री कैसा आता है? तो दोस्तों एडवांस्ड की मैंने आपको बता ही दिया, बिहार, उड़ीसा, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, some southern states like Tamil Nadu, even Tamil Nadu has asked some of the very good questions on pH. इवन लॉगरिथम वगैरह पढ़ना भी बहुत फायदेमंद होता है, एंड दैट्स व्हाई इन मैथमेटिक्स, इन क्रैश कोर्स इन मैथमेटिक्स वी हैव केप्ट लॉगरिथम एज अ चैप्टर। हम लोगों ने लॉग को रखा है। तो पीएच पर अच्छे सवाल पूछे गए हैं, उसके लिए एक ट्रिक भी बताई हुई है मैंने, वो आप यूट्यूब पे देख चुके होंगे। तो तमिलनाडु, केरला, वो बच्चे थोड़ा एडवांस्ड पढ़ें। मॉडरेट दिल्ली, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये सब मॉडरेट में आते हैं दोस्तों, रूटीन एनसीईआरटी लेवल के सवाल, और इजी आते हैं थोड़े से। एमपी, गुजरात, यहाँ के पेपर थोड़े इजी होते हैं, पर कट ऑफ अच्छा रहता है। एमपी में एज हाई एज ऑलमोस्ट 90% कट ऑफ तक जाने लगा है दोस्तों, 90-92% कट ऑफ तक जाने लगा है। सो यू हैव अ वेरी लिमिटेड प्ले ऑफ क्वेश्चंस। आपके लिए जो मार्जिन ऑफ एरर है वो बहुत कम बचा है। पेपर आसान है तो कट ऑफ ज्यादा है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में जब तक था काफी अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चन आए। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तो 1-2 साल पेपर काफी इजी आए हैं, पर वापस से वो आंध्रा के ट्रैक पे जा सकते हैं। पंजाब, झारखंड, काफी डायरेक्ट सवाल आते हैं दोस्तों, ऐसा आप कर सकते हैं। अब जैसे बिहार का एक एग्जांपल देखिए, ये सवाल केमिकल काइनेटिक्स 12th के चैप्टर का, 12th का है दोस्तों। थोड़ा सा पढ़ लेंगे, और मेरा तो ये स्पष्ट मानना है, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको सिर्फ अपने स्टेट्स के पेपर नहीं, एटलीस्ट लास्ट 3 इयर्स के
सारे स्टेट्स के पेपर्स कर लेना चाहिए, ठीक है। सो ये हम बात कर रहे थे दोस्तों अबाउट केमिस्ट्री। तो चलिए दोस्तों अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट फिजिक्स पे, ठीक है। और फिजिक्स का पेपर बड़ा बैलेंस्ड सा आता है, लेकिन पिछले 2-3 साल में एनटीएसी में काफी चेंज आया है हर स्टेट में। और अब मैं आपको फिजिक्स के हिसाब से कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जो शेयर करना चाह रहा हूं, आप बहुत ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि फिजिक्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट। केमिस्ट्री में फिर भी स्टूडेंट को लगता है कि चलो एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, फैक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, डायरेक्ट उस पर बेस्ड आएंगे तो हम कर लेंगे। फिजिक्स में न्यूमेरिकल आते हैं दोस्तों, एंड नाउअडेज लाइक द पोर्शन ऑफ न्यूमेरिकल हैज इंक्रीज्ड अक्रॉस द स्टेट्स। सभी स्टेट्स में थोड़ा न्यूमेरिकल का पोर्शन बढ़ गया है, ठीक है। तो फिजिक्स की बातें बड़ी ध्यान से सुनिए, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्टिंग में मैं फिर से कहूंगा दोस्तों कि 100 टेक्निक ही अप्लाई कीजिए, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में फॉर्मूला रिवाइज कीजिए, टेस्ट दीजिए, एवरेज को फोकस कीजिए पहले, और जब एवरेज खत्म हो जाए तो फिर वीक पर आइए। ये टेक्निक जो विपिन सर ने आपको बताई हुई है उसी से फिजिक्स में करना है, थोड़े मॉडिफिकेशंस में जरूर करना चाहूंगा यहाँ पर दोस्तों। फिजिक्स में दिस इज माय ऑब्जर्वेशन, जब मैंने पूरे भारत के सारे स्टेट्स के पेपर को जब एनालाइज किया, दिस इज माय ऑब्जर्वेशन कि अगर आपका 9th का फिजिक्स स्ट्रांग है, जनरली वैसे भी स्टूडेंट्स को 10th का फिजिक्स ज्यादा अच्छा लगता है एज कंपेयर टू 9th फिजिक्स, पर अगर आप एक मैकेनिक्स मेनिएक स्टूडेंट हो और अगर आपको 9th का फिजिक्स ज्यादा अच्छा लग रहा है एज कंपेयर्ड टू 10th, तो फिर अगर 10th के चैप्टर्स आपके वीक भी हैं तो आप उन्हें वीक नहीं छोड़ सकते। अगर 100 टेक्निक में 10th के चैप्टर्स वीक की कैटेगरी में आते हैं तो फिर मेरा ये सजेशन होगा सबसे पहले उस वीक को स्ट्रांग बनाइए। क्यों? क्योंकि रीजन है ये वाला। अब मैंने टॉप 20 पॉपुलेटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया जो हैं, टॉप 20 पॉपुलेटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, जहां पर भारत का तकरीबन 85% पॉपुलेशन रहती है, वहां पर मैंने देखा तो पिछले 3 साल में अगर आप देखेंगे, अगर आप पिछले सिर्फ लास्ट ईयर ओनली लास्ट ईयर अगर आप उन स्टेट्स में देखें तो नियरली 95 क्वेश्चंस, कुड यू बिलीव, 95 क्वेश्चंस फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ओनली। और अगर इसमें मैं लाइट चैप्टर और ऐड कर लूं तो फिर तो सोने पे सुहागा। यानी अगर आप इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट और लाइट, ये 3 चैप्टर आपके बहुत अच्छे, लाइट में ऑब्वियसली 2 फॉर्मूले वाला चैप्टर है ह्यूमन आई, वो भी ऐड कर लो। अगर ये 4 चैप्टर आपके बहुत अच्छे हैं तो आपका फिजिक्स का ऑलमोस्ट 70% पेपर कर लोगे आप। तो इसलिए इन चैप्टर्स को तो वीक छोड़ा ही नहीं जा सकता, इन्हें तो डेप्थ में तैयार कीजिए, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक। एंड नंबर 2, आई हैव सीन कि अगर इन स्टेट्स को एक भी क्वालिटी क्वेश्चन बनाना हुआ दोस्तों, तो वो क्वालिटी क्वेश्चन जो डिफरेंस क्रिएट करेगा एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल स्टूडेंट में, एक उस स्टूडेंट में जो एनटीएससी निकल गया और एक वो स्टूडेंट जो 1 नंबर से एनटीएससी में रह गया, उनमें जो डिफरेंशिएट करने वाले जो सवाल होते हैं वो मोस्ट लाइकली आपको इन्हीं 3 चैप्टर से मिलने वाले हैं, लाइट, एमईसी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। 70% क्वेश्चंस इन्हीं चैप्टर से आते हैं दोस्तों। ये पिछले 3 साल के ट्रेंड के आधार पे मैं आपको एकदम श्योरिटी से कह सकता हूं, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, और जो मैंने अभी आपको केमिस्ट्री में टिप्स बताई वही फिजिक्स में भी है, और इसलिए मेरा ये सजेशन है कि वो टिप्स आप फिजिक्स में ही फॉलो कीजिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी आपको आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, आईसीएसई के स्टूडेंट हैं, तो मेरा ये कहना है कि आप इलेक्ट्रिसिटी एनसीईआरटी से भी पढ़िए, आपकी आईसीएसई टेक्स्ट बुक से भी पढ़िए, और साथ ही साथ आप जिस स्टेट को बिलोंग करते हैं आप उसकी टेक्स्ट बुक से भी इलेक्ट्रिसिटी पढ़िए, ये बहुत जरूरी है। यहां पर मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। एक तो एग्जांपल खैर आपके सामने दिल्ली का है, और एक क्वेश्चन बिहार का था। उन्होंने डायरेक्ट पूछा कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है। अब मैग्नेटिक मेरिडियन बेसिकली अर्थ्स मैग्नेटिज्म से है, ये एनसीईआरटी में उतना डिटेल में नहीं है, लेकिन ये बिहार की टेक्स्ट बुक में मैग्नेटिज्म में डिटेल में है। तो आप अगर बिहार को बिलोंग करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको आपके एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है, साथ में आप बिहार की बुक से भी वो चैप्टर पढ़िए, ऐसा आप जरूर कीजिए। ये मैंने आपको केमिस्ट्री में बताया, फिजिक्स में भी यही पैटर्न फॉलो करना है। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो इंटरनेट पे एनसीईआरटी की वेबसाइट पर अवेलेबल है, एग्जाम्पलर, उसके सारे क्वेश्चंस कीजिए।
डायरेक्ट उसमें पूछे हुए सवाल मैंने स्टेट एनटीएससी में देखे हुए हैं। अब जैसे डेली का एक क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन है, वेलोसिटी v से चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड b में मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, इतना डायरेक्ट सवाल है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का डायरेक्ट एप्लीकेशन है, लेकिन इसमें थोड़े एडवांस्ड एप्लीकेशन भी क्रॉस प्रोडक्ट के आए हुए हैं, पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का और बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्चुअल है। और ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया हुआ है, सिमिलर, तो आप डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिल जाता है। इससे बढ़िया बात तो कुछ हो ही नहीं सकती किसी एग्जाम में। तो आप एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर जरूर सॉल्व कीजिए दोस्तों। फिर आता है एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आप यहाँ पे आप एक डाटा देखेंगे दोस्तों जो हम लोगों ने लिखा, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मोर देन 8 क्वेश्चंस ऑन 13। आप समझ पा रहे हो, 13 में से 8, इतने क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे। 4 to 7 क्वेश्चन इन गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, कर्नाटका, तमिलनाडु, यूपी, तेलंगाना, इनमें चंडीगढ़, इनमें 4 to 7 थे, और एमपी, झारखंड में 4 से कम थे। तो आपको अपने स्टेट के पिछले 3 साल के पेपर, और मैं कह रहा हूं सारे स्टेट्स के पिछले 3 साल के पेपर जो केमिस्ट्री में भी कहा, कर लेना चाहिए। न्यूमेरिकल एक जैसे आते हैं, पर एक एनटीएससी में एक बहुत बड़ा चेंज पिछले 3 साल में, लास्ट 3 इयर्स में आई हैव बीन ऑब्जर्विंग। हमने ही किसी समय आपको टिप्स टू क्रैक एनटीएससी में आपने देखा ही होगा वो वीडियो विपिन सर का, डेफिनेटली, कि न्यूमेरिकल पे फोकस मत कीजिए। हम खुद ही कहते थे कुछ साल पहले तक, पर नाउअडेज द थिंग्स हैव चेंज्ड। न्यूमेरिकल पे फोकस करना है दोस्तों, ठीक है। न्यूमेरिकल का परसेंटेज बढ़ गया है, नियरली 50 to 70% क्वेश्चन अब न्यूमेरिकल आ रहे हैं। न्यूमेरिकल डायरेक्ट भी आते हैं, बहुत डायरेक्ट भी आते हैं, और बहुत अच्छे भी आ रहे हैं, पर खास बात यह है कि न्यूमेरिकल आ रहे हैं अब, तो न्यूमेरिकल करना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो खैर अपने को याद रखना ही है, लेकिन मेरा हमेशा से मानना है जितना हम तैयारी के समय, और विपिन सर भी हमेशा लाइन कहते हैं, जितना हम तैयारी के समय पसीना बहाते हैं युद्ध की तैयारी के समय, उतना युद्ध में हमें खून कम बहाना पड़ता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, बड़ा सिंपल है। बच्चे मैंने देखा है कि उनको स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो याद रहते हैं, फोर्स इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, है ना, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये सब स्टैंडर्ड है, ये तो याद रहते हैं। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं पिछले 3 साल में एक ऐसा क्वेश्चन जो 26 स्टेट्स में आया हुआ है, जिसके जैसा सवाल, क्या उसका फॉर्मूला डायरेक्टली याद नहीं रखना चाहोगे? क्या चाहोगे ना कि अगर उस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो सीधे अप्लाई करें? वो है कि एक पार्टिकल डिस्टेंस s चलता है v1 स्पीड से, फिर डिस्टेंस s ही चलता है v2 स्पीड से, एवरेज स्पीड निकालो। जिन स्टूडेंट्स को याद रहेगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, आंसर। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन इतना पॉपुलर है, काइनेटिक एनर्जी को p स्क्वायर बाय 2m, डायरेक्ट याद होना चाहिए। परसेंटेज चेंज का सवाल आया, तो परसेंटेज चेंज में एक बहुत बढ़िया ट्रिक मैं आपको बताता हूं। अगर परसेंटेज चेंज 5% से कम है, तो जैसे अगर मान लीजिए पावर आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, उन्होंने बोला करंट में 1% इंक्रीज हुआ, पावर में क्या होगा, सीधे लगाओ, आई स्क्वायर है ना, 2% इंक्रीज होगा, पावर में 2 है ना, तो 2 into 1 करेंगे। लेकिन यही परसेंटेज चेंज अगर 5% से ज्यादा है, तो एक फॉर्मूला जो हम ट्रिक में बताते हैं स्टूडेंट्स को 100 मानकर, वो ध्यान रखना। तो ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूले खुद के बनाए हुए कई सारे याद रखोगे, तो आपको पेपर्स देख के समझ में आ जाएगा कि फटाक से चीजें अपने को क्लिक होती हैं, वो बहुत मायने रखता है। जैसे आप ये देखिए, तो ये चंडीगढ़ का ही सवाल है, 2 बॉडीज हैव मासेस 2m and m, उनके काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दिया, उनका लीनियर मोमेंटम का रेशियो। अब ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद है, ke बराबर p स्क्वायर बाय 2m, आपको डायरेक्टली इसमें वैल्यू रखनी है बच्चे, आंसर आएगा। बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला लगा के उसको 6 लाइन का बनाना ही नहीं सवाल को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला वो भी फ्रिक्वेंटली है, जैसे राजस्थान का सवाल देखिए, फोकल लेंथ लेंस की दी है 25 सेंटीमीटर, पावर डायप्टर में निकालो, डायरेक्ट फॉर्मूला है पावर इन डायप्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर, सीधे लगाओ बच्चे, और ये बड़ा पॉपुलर है। अब इनमें भी गलतियां कैसे होती हैं, आप ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे तो बच्चा बोलता है सर मैं सेंटीमीटर को मीटर में करना भूल गया, और आंसर गलत टिक करके आ गया, ये आंसर गलत कर देगा। अगर वो डायरेक्टली 1/25 लिख दे तो 25 को पहले मीटर में करना पड़ेगा,
25 सेंटीमीटर को मीटर में लिखना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी बातें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवालों में ध्यान रखनी होती है। यूनिट्स का कन्वर्जन, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कोप ऑफ एरर होता है जिसके आधार पे ऑप्शंस बनाए जाते हैं, ठीक है। पर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल भी आए हैं। कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ हैं दोस्तों, आपको स्कूल में क्लास 9th में पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो सिखाया ही जाता है कि इनके स्लोप से अपने को क्या मिलता है, इनके एरिया से क्या मिलता है। लेकिन कुछ इनडायरेक्ट ग्राफ भी याद रखिए। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के एरिया से हमें चेंज इन वेलोसिटी मिलती है, फोर्स पोजीशन टाइम ग्राफ के एरिया से वर्क मिलता है, फोर्स टाइम ग्राफ के एरिया से हमें चेंज इन मोमेंटम मिलता है, मोमेंटम टाइम ग्राफ के स्लोप से हमें फोर्स मिलता है। और अलग अलग जैसे स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ कैसा होगा, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ कैसा होगा, ये सब भी ध्यान रखिए। अगर ये सब ध्यान रहेगा तो सवाल करने में बड़ी आसानी होती है। जैसे उड़ीसा में 2019 में सवाल आया कि फोर्स टाइम ग्राफ दिया हुआ है, वो पूछ रहे हैं कि स्पीड निकालो। अब सीधे अगर किसी स्टूडेंट को याद है कि फोर्स टाइम ग्राफ के एरिया से चेंज इन मोमेंटम मिलता है, आ गई उसकी स्पीड, कुछ करना ही नहीं है, एरिया लिखो 10 सेकंड में आंसर है। नहीं आया तो ये सोचेगा वेरिएबल फोर्स तो 11th में पढ़ते हैं, ये वेरिएबल फोर्स है, ये तो 11th में पढ़ते हैं, तो बोलेगा ये तो बहुत टफ सवाल है। ये बहुत टफ सवाल नहीं है, ये बहुत इजी सवाल है। पर वही बात है कि हम वॉर की तैयारी में जितना स्वेट वी विल लाइक स्पेंड, जितना पसीना बहाएंगे उतना हमें खून कम बहाना पड़ेगा। तो ये कुछ ग्राफ्स जरूर पढ़िए, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आजकल ज्यादा आते हैं। टाइम सेवर्स हम लोगों ने एनटीएससी गुरु में भी, लेक्चर्स में और अभी क्रैश कोर्स में भी टाइम सेवर्स दे रहे हैं। अब आप सोचिए ये वाला क्वेश्चन आप देखिए कि 1 किलोवाट आवर कितने जूल होता है। अब इसको जो बच्चा एनटीएससी के पेपर में करने बैठे, कहीं ना कहीं वो इसमें इतना टाइम लगा रहा होगा जो उसके मैथ्स के चीजों को, अब आपको 100 क्वेश्चन तो करना है बच्चे, तो उनको पढ़ने में ही टाइम लग जाता है और 120 मिनट तो मिल रहे हैं टोटल, और मैथ्स में टाइम लगेगा। तो कई सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट ऐसे याद रखिए दोस्तों जिन पर बेस्ड क्वेश्चन रिपीटेडली आए हैं। जैसे 1 किलोवाट आवर कितने जूल होता है, तो आपको याद होगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, डायरेक्ट याद है, बढ़िया लगाइए। 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 1 कूलम चार्ज बनाते हैं। अब आपको अगर आपके एनटीएससी में सवाल आया 0.5 कूलम चार्ज है, कितने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में गए होंगे, सीधे लिखो 1 कूलम के लिए इतने इलेक्ट्रॉन, तो 0.5 एम्पियर के लिए 0.5 कूलम एक सेकंड में, तो इसका आधा इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्ट होगा, नहीं क्या। और ये आपको फेज 2 में और आपके स्टेट्स में काम आ सकते हैं। ऐसे टाइम सेवर्स बहुत जरूरी हैं। जैसे 1 किलोवाट आवर का लास्ट 2 इयर्स में 12 अलग अलग स्टेट्स में पूछा जा चुका है, तो कितना इंपॉर्टेंट होगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। इन्हें हम टाइम सेवर्स कहते हैं दोस्तों। ये सारे टाइम सेवर्स की लिस्ट, सारे ऑड फॉर्मूला की लिस्ट जो मैंने अभी आपको पिछले स्लाइड में बताया, सारे ऑड ग्राफ्स के कॉन्सेप्ट्स, ऑड फॉर्मूला की लिस्ट और टाइम सेवर्स की लिस्ट, ये सब एनटीएससी ग्रुप पे अभी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से ये लिस्ट लीजिए। लास्ट 40 डेज दोस्तों, जैसा विपिन सर हमेशा कहते हैं कि अपने को ड्रिंक स्लीप ईट एनटीएससी होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कुछ सरप्राइजेस के लिए भी तैयार रहिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये सुपरपोजिशन थ्योरम आईई इरोडो करके आईआईटी की किताब होती है, जो इवन टॉप नॉच स्टूडेंट्स को, जिनसे हम टॉप रैंक की उम्मीद करते हैं ना, जैसे हमारा ध्रुव, मुकेश, गोविंद, ये जो सिंगल डिजिट में रैंक लाए, कार्तिक, उनको इरोडो करवाते हैं। ये इरोडो का सवाल हरियाणा ने 2019 में पूछ लिया। अब ये क्वेश्चन करवाते समय मुझे 10th वाले बच्चों को इतनी हंसी भी आती है कि कैसे करेगा 10th का अच्छा, पर मैंने क्रैश कोर्स में इसे बताया है कि स्क्वायर ग्रिड में क्या करना, ट्राइंगुलर ग्रिड में क्या करना, हेक्सागोनल ग्रिड में क्या करना, पर ऐसे सरप्राइज आ सकते हैं, ठीक है। और सरप्राइज दूसरे एंड पे भी आ सकते हैं। अब गुजरात ने पूछ लिया मास ऑफ मून कितना होता है, अब ये उनकी किताब में लिखा हुआ है, अब आपको कितना भी अच्छा फिजिक्स आता हो, फैक्चुअल है, ठीक है। तो सरप्राइजेस होते हैं। जैसे एक तेलंगाना का सरप्राइज देखिए, 13 क्वेश्चंस में फिजिक्स के 8 क्वेश्चंस सिर्फ लाइट चैप्टर से आ गए। यानी उस बच्चे ने अगर उस तेलंगाना में उस पर्टिकुलर ईयर में उस बच्चे ने लाइट चैप्टर छोड़ दिया, बाकी पूरा फिजिक्स अच्छे से पढ़ा हो, तो बेचारा कितना भी जान लगा ले उसका एनटीएससी में हो ही नहीं सकता। तो ऐसे सरप्राइजेस के लिए भी तैयार अपने को रहना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि आप 100 टेक्निक को फॉलो करें,
पर कोशिश करें कि 40 दिन इतनी जान लड़ा दें दोस्तों, इतनी जान लड़ा दें कि आपको हर चैप्टर आप स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में चले जाएं। स्मार्टली खेलना है, सारे स्टेट्स के पेपर्स करना है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो ये फिजिक्स की कुछ टिप्स थी मेरे साइड से दोस्तों। इजी, एवरेज, टफ का वही तरीका है जो केमिस्ट्री में बताया। इजी आते हैं एमपी, गुजरात, आंध्र प्रदेश, आसाम, तेलंगाना, झारखंड, इजी लेवल पे हैं। मॉडरेट आते हैं दोस्तों पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, इनमें मॉडरेट आते हैं। हरियाणा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, इनमें थोड़े पेपर टफ साइड पे आते हैं। तो ये फिजिक्स में कुछ बातों को अपने को ध्यान रखना है दोस्तों।